अस्सलाम वालेकुम बच्चों, एक एथिकल मॉडल के साथ आपके सामने सर आपको जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने बताया जनाब चैप्टर नंबर 9 में आपके एथिकल डिलेमा को रिजॉल्व करने के लिए एग्जामिनर ने दो मॉडल्स प्रेजेंट किए हैं एंड दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। यूजफुल इन अ सेंस कि अगर एक मॉडल आपके सामने है तो आप उसकी बेस के ऊपर अगर अपने आंसर को इंटरप्रेट जो है वो करते हो, क्वेश्चन को सही से रीड करने के बाद, जैसा कि हम अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर आपके साथ जो है वो आपको शेयर करेंगे, आपके आधे मार्क्स पेपर में यहाँ पे जो है वो लॉक हो जाते हैं। आइए सर ज़रा इस मॉडल के बारे में बात करें। एक ट्रिपल ए मॉडल है जिसको 7 स्टेप मॉडल भी बोला जाता है हमारे सिलेबस के अंदर। इसके ऊपर हमारे सामने इसने बोला हुआ है कि जनाब कोई भी प्रॉब्लम जब आपके सामने एथिकल प्रॉब्लम आए तो आप अपने आप से, अपनी मैनेजमेंट टीम से सारे स्टेक होल्डर्स को अकाउंट फॉर करने के बाद ये 7 सवालात अपने पास जो है वो पूछ लें। ये 7 सवालात इस लेक्चर को दौरान सुनते सुनते अपने पास नोट भी कर लें और इन 7 स्टेप्स को अपने पास आप 3 हिस्सों में ब्रेक कर लें। सर शुरू के 3 स्टेप्स वो हैं जो आप केस स्टडी के अंदर से बाहर निकाल सकते हैं। तो मैं ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको इसका हैक एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर आपने ये 3 स्टेप्स अगर आपको आते हैं, आप क्वेश्चन को सही से रीड करो। ये 3 स्टेप्स के मार्क्स सवाल के अंदर हैं आपके पास। थोड़ा सा आपको स्टेप नंबर 4, 5, 6, 7 के लिए काम करना पड़ेगा। अच्छा, स्टेप नंबर 7 तो कोई स्टेप ही नहीं है। स्टेप नंबर 7 में तो उसने सिर्फ ये बोला हुआ है कि ऊपर हमने सारी कहानी बता दी है, अब आप एक काम करें, फैसला जो है वो ले लें। तो स्टेप नंबर 4, 5, 6 3 हमारे पास मेन चीज़ें होंगी, लेकिन ये जो शुरू के 3 स्टेप्स हैं ना, ये आपके पास मेरे भाई सवाल के अंदर से सारी कहानी बाहर निकालेंगे। आए ज़रा सवाल को देखें और देखें सवाल के अंदर क्या बातें कर रहा है। कह रहा है जनाब सबसे पहला काम, जब भी कोई इथिकल प्रॉब्लम आपके सामने आए जहां आपके लिए राइट और रॉन्ग में डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाए, या आपको समझ ना आ रहा हो कि यार फैसला जो है उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर क्या आएगा, बाकियों के ऊपर क्या इम्पैक्ट आना चाहिए और मैं किस तरफ जाऊं, मेरे पास रास्ते बहुत सारे हैं, तो वहां पर आप ये 7 चीज़ें अपने पास जो है वो अपने पास नोट कर लें। सर पहली चीज़ उसने बोली जनाब, स्टेप नंबर 1 विच इज़ द इजीएस्ट वन, एस्टेब्लिशिंग द फैक्ट्स ऑफ द केस। कहानी को रीड करें, मसले को सुने। अब जाहिर सी बात है पेपर में तो हमें रियल लाइफ इशू का सामना तो नहीं करना पड़ रहा, पेपर में तो एक केस स्टडी आ रहा है। आप केस स्टडी को सही से थॉरोली रीड करें और ये देखें कि क्या क्या इवेंट्स ऐसे हैं जो हो चुके हैं, एंड प्लीज बी वेयर ऑफ दिस फैक्ट। लिखा हुआ है फैक्ट्स ऑफ द केस, तो अपना ओपिनियन शामिल मत करें। जो इवेंट्स सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि हो चुके हुए हैं, आपने उन इवेंट्स के बारे में बात करनी है। कह रहे हैं जनाब दिस स्टेप मीन्स दैट व्हेन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट देर इज नो एम्बिग्विटी, देर इज नो कंफ्यूजन अबाउट व्हाट इज अंडर कंसिडरेशन। अगर किसी शिपिंग कंपनी की बात कर रहे हैं और उनके किसी वेसल के साथ कोई इंसिडेंट हो गया है, उसके बारे में बात कर लें। अगर किसी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में बात कर रहा है जहां पर आप कोई इस तरह का रॉ मटेरियल आपने यूज़ कर लिया है जो एनवायरनमेंट के लिए हैजर्डस है और आपको किसी रेगुलेटरी बॉडी ने नोटिस भेज दिया है या बता दिया अपनी रिपोर्ट में कि आप लोग ये काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये फैक्ट ऑफ द केस बन जाएगा। आपके मैनेजर को, आपको केस में जो भी मेन कैरेक्टर है, अगर किसी ने कोई इस तरह की गिफ्ट ऑफर कर दिया है, मैं ब्राइब का वर्ड यूज़ करने वाला था लेकिन ब्राइब तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इलीगल हो जाएगा। अगर उन्होंने कोई ऐसा गिफ्ट ऑफर कर दिया है जिसके बदले में वो आपसे कोई अनड्यू फेवर मांग रहे हैं, तो दिस विल ऑल्सो बिकम द फैक्ट ऑफ द केस। तो आपने वो अपने पास नोट करना है। कह रहा था लीडिंग क्वेश्चंस अबाउट द फैक्ट्स, द लीडिंग क्वेश्चन अबाउट द फैक्ट्स विल रिवॉल्व अराउंड व्हाट, हु, कौन कौन इंडिविजुअल उसमें है, वेयर, व्हेन एंड हाउ। मतलब जिस तरह एक डिटेक्टिव केस को जो है वो अपने सामने इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है कि सारे फैक्ट्स को अपने सामने प्रेजेंट कर दो, तो फ्रॉम एग्जाम व्यू पॉइंट, देखिए मैं इसको एग्जाम व्यू पॉइंट से कर रहा हूँ डिस्कस। ये सिर्फ मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, मैं ये भी चाह रहा हूँ कि आप ये मॉडल रीड करते करते अपने पास ये चीज़ें नोट कर लें कि पेपर में मुझे इसको यूज़ जो है वो किस तरह से करना है। तो सवाल में जो जो इवेंट्स हो गए ना, उन सारे इवेंट्स को आपने प्रेजेंट करना है। तो अगेन क्वेश्चन अगर आपने सही से रीड किया हुआ है, ये पहला स्टेप आपके फ्री के मार्क्स गेन कर लेगा। कह रहा है जनाब एसेंशियली एफर्ट्स आर मेड टू आइडेंटिफाई व्हाट वी नो और नीड टू नो। कह रहा है इसमें ये भी शामिल कर दो कि कुछ चीज़ें तो हैं जिनके बारे में हमें आइडिया है, कुछ फैक्ट स्टैब्लिश हैं, कुछ ऐसे हैं जो अभी हमारे सामने नहीं है। सो इफ पॉसिबल क्लियरली डिफाइन द प्रॉब्लम, बता दें कि यार कुछ आइटम ऐसा इसके अंदर है जो हमारे सामने प्रेजेंट नहीं हुआ हुआ, केस के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आप एक ग्रुप बी के स्टूडेंट्स हैं भाई, आप एक मैच्योर लेवल पर आके, आप एक अच्छे लेवल पर आके सवाल को रीड करके आंसर में बता सकते हैं कि भाई केस स्टडी में ये बातें थी लिखी हुई, कुछ बातें इसके अंदर क्लियर नहीं है, तो आप उस वहाँ पर एग्जामिनर को जो है वो बता सकते हैं अपनी बात अपने ओन वर्ड्स के अंदर। स्टेप नंबर 2 में कह रहा है जनाब आइडेंटिफाई द एथिकल इशू इन द केस। आपने 5 एथिकल प्रिंसिपल्स जो हैं वो इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किए हैं। आप ये देख लें कि इस एग्जाम्पल में या इस केस स्टडी में जो हम रीड कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनल बिहेवियर का मसला तो नहीं आ रहा, कोई ऐसा अनड्यू फेवर तो नहीं मांगा जा रहा कि मांगने वाले की इंटेग्रिटी पे सवाल रेज हो जाए, या अगर आप
फेवर दे दें तो आपकी इंटेग्रिटी पे सवाल रेज हो जाए। तो आपने ये सारे जो 5 प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स आपके पास आई के थे, आपने उनको यहाँ पे जरा इवेल्युएट करना है कि इस पूरी कहानी में कोई इस तरह का प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ रहा है। कह रहा है जनाब, दिस इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड आस्किंग व्हाट एथिकल इशूज आर एट स्टेक। कौन कौन से एथिकल इशू हमारे पास स्टेक के ऊपर है। A complete account of key ethical issues and dilemmas is developed. Remember, हमने इस वर्ड के ऊपर टाइम खर्च किया था शुरू के लेक्चर में. That helps in resolving the problem comprehensively. All threats to compliance with the fundamental principles. याद रखना भाई, बार बार बोल रहा हूँ, पहले के शुरू के लेक्चर में अगर आपने वीडियो नहीं देखी प्लीज़ पहले वाली वीडियो चेक कर लें। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वायलेट नहीं होने चाहिए। वो 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आपके पास ऑडिट में भी हैं, आपके पास एमएफए के अंदर भी हैं। कोई कॉम्पिटेंस का इशू तो आपके पास नहीं आ रहा, इंटेग्रिटी का इशू तो आपके पास नहीं आ रहा, प्रोफेशनल बिहेवियर तो किसी किस्म का जो है वो किसी बंदे का कोई रवैया सवाल के अंदर, कहानी के अंदर, केस स्टडी के अंदर ऐसा तो नहीं है जिस पे आप सवाल रेस कर दें। दे आर आइडेंटिफाइड एंड एक्सप्लेन्ड। स्टेप नंबर 3 में बोल रहा है जनाब, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज। अच्छा, बहुत काम की बात, बहुत काम की बात। मैं थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर दूँ, ये जो पॉइंट नंबर 3 है ना आपके पास, एक सेकंड इसको जरा साइड पे कर दूं। ये जो पॉइंट नंबर 3 है ना आपके पास, इसके लिए आपको मैं कुछ हैक्स दे रहा हूं। कह रहा आप पूरी कहानी में ये चेक कर लें कि हमारी कंपनी के नॉर्म्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, वैल्यूज क्या हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा सवाल रीड करते हुए वैल्यूज क्या होती हैं? आपकी कंपनी के चेयरमैन ने या आपकी कंपनी के सीईओ ने या किसी भी बड़े ने, बोर्ड ने, अगर कोई स्टेटमेंट दी है और सवाल में वो स्टेटमेंट आपके साथ शेयर की गई है, तो आप उस स्टेटमेंट को हमारी कंपनी के नॉर्म्स, वैल्यूज या प्रिंसिपल के तौर पे जो है वो ले सकते हैं। हो सकता है वो कहानी में आपको ये बोलते कि जनाब सीईओ साहब किसी इवेंट, फला इवेंट के अंदर गए और वहाँ स्पीच देते वक्त उन्होंने 2-4 बातें बोल दी। क्योंकि आप जब किसी इवेंट में गए और आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यू आर इन योर ऑफिशियल कैपेसिटी। आपने अगर वहाँ कोई स्टेटमेंट दी है तो ये एक पब्लिक स्टेटमेंट है, और अगर आपने पब्लिक स्टेटमेंट दे दी है तो नाउ यू आर अकाउंटेबल फॉर दैट स्टेटमेंट। तो इसको आप क्यू के तौर पे जो है वो ले सकते हैं। दूसरा इसका हल ये है, नॉर्मली जो सवालात के अंदर होता है, कि अक्सर औकात आपको कंपनी की मिशन स्टेटमेंट या कंपनी का विजन एग्जामिनर ने जो है वो दिया हुआ होता है सवाल के अंदर लिखकर। तो वही वाली बात जो मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बोली, जितने अच्छे से आप इस टॉपिक में सवाल को रीड करेंगे मेरे भाई, उतने अच्छे से आप ये 3 स्टेप बाहर निकाल देंगे। तो ये 2 चीज़ें अपने पास नोट कर लीजिएगा रजिस्टर के अंदर, कि कोई मिशन स्टेटमेंट आपके पास है, कोई विजन आपके पास है जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर है लिखा हुआ, या हमारी कंपनी के सीईओ ने कोई बात बोल दी है। तो ये 2-3 बातें मिलाकर आप इस सवाल के अंदर अपने पास एक आंसर बिल्डअप जो है वो कर सकते हैं। ये हमारी कंपनी के नॉर्म्स और प्रिंसिपल्स हो जाएंगे। आगे बोल रहा है, दिस इन्वॉल्व्स placing the decision in its social, ethical and in some cases professional behavior context. In this last context, professional code of ethics or the social expectation of the profession, हमारे केस में वो जो हमने कोड ऑफ एथिक्स किया था डिस्कस, आर टेकन टू बी द नॉर्म्स। कह रहे हैं अगर कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन ना हो ना, तो वो जो हमारे कोड ऑफ एथिक्स में 4-5 चीजें आपको बताई गई है ना, आप उसको अपनी फील्ड के नॉर्म के तौर पे जो है वो यूज कर सकते हैं। तो एक है कि इसने आपको यहां पे एक्सप्लेन कर दिया, एंड प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज। तो ये 3 स्टेप्स आपके पास हो गए। सर स्टेप नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्ट्स, एथिकल इशू और नॉर्म्स बाहर निकालने के बाद, दोबारा बता देता हूं, फैक्ट्स जो केस के अंदर क्लियर कट है, कुछ आइटम क्लियर कट नहीं होगा, बता दें कि हमें मजीद इंफॉर्मेशन की जरूरत है, प्रॉब्लम को डिफाइन करें। दूसरा, कौन कौन से एथिकल इश्यूज एट स्टेक हैं, कोई ऐसा फंडामेंटल प्रिंसिपल तो नहीं है जो वायलेट हो रहा हो। आपको वो 5 प्रिंसिपल्स आने चाहिए, अदरवाइज ये सवाल आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और प्लीज़ 7-8 मार्क का पॉसिबल सवाल इस चैप्टर में बन सकता है, तो थोड़ा सा आपने ध्यान करना है। तीसरा, सर कंपनी के सीईओ की कोई स्टेटमेंट है हमारे पास, कोई कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई जुमला, कोई लाइन इस तरह की है लिखी हुई जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, या अगर कुछ भी नहीं है सर तो बहुत ही आसान हो गया। फिर जो हमारी फील्ड के एथिकल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उन्हीं को हम नॉर्म्स और प्रिंसिपल्स के तौर पे अपने पास नोट कर लेंगे जो इंडिविजुअल से एक्सपेक्ट जो है वो किया जाता है। स्टेप नंबर 4, सर अब ये 3 काम करने के बाद आपने डिसीजन की तरफ मूव करना है। याद रखें, एथिकल डिलेमा जब आपके सामने हो, एंड यू नीड टू मेक अ डिसीजन व्हेन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, तो अब आपने फाइनली इस मॉडल को यूज करके चौथे स्टेप में आके फैसला लेना है। इस स्टेप में एक चीज मैं यहां पर मेंशन करना चाहूंगा, और इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर for everyone who is watching this lecture. Please beware of a psychological phenomena
जिसको मैं अपनी ज़बान में कहता हूँ, या नॉर्मली बोला जाता है साइकोलॉजी की ज़बान में, एक्शन बायस। एक्शन बायस एक फिनोमेना है जो ये बोलता है कि इंडिविजुअल्स अपने दिमाग में एक प्रिजम्पशन बिल्डअप कर लेते हैं। प्रिजम्पशन ये होती है कि इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, इन ऑर्डर टू डू समथिंग, आई हैव टू मेक अ न्यू डिसीजन, एक कोई इंटरवेंशन जो है मुझे करने की ज़रूरत है। प्लीज़ कीप दिस इन माइंड कि दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल बिहेवियर, कि हम ये समझते हैं कि अगर हम इंटरवीन करेंगे, अगर हम कोई इनिशिएटिव लेंगे, तो दैट इज़ द ओनली डिसीजन वन कैन मेक। इसको साइकोलॉजी की ज़बान में एक्शन बायस भी बोला जाता है। बहुत सारे लोग ये भी एक्सप्लेन जो है वो कर रहे होते हैं कि समटाइम्स नॉट मेकिंग एनी न्यू डिसीजन इज ऑल्सो अ कोर्स ऑफ एक्शन, इज ऑल्सो एन एक्शन। मैं एक अक्सर कहानी सुनाता हूँ। मुझे एक असल में एक सीज़न है नेटफ्लिक्स के ऊपर, क्राउन के नाम से, जो क्वीन एलिज़ाबेथ की स्टोरी शेयर कर रहा है, और मुझे उसमें एक बड़ा अच्छा एक सीन जो है वो लगा। उसमें ना एक दफ़ा होता ही है कि मुल्क के अंदर हालात थोड़े से ख़राब हो जाते हैं, एंड द प्राइम मिनिस्टर वॉज नॉट डूइंग मच, एंड क्वीन डिडंट लाइक इट, एंड शी वॉज वेरी यंग, और वो सोचती है कि यार ये तो बड़ा गलत हो रहा है, एंड आई शुड डू समथिंग। और जो क्वीन की दादी होती है, क्वीन मदर, जिसके पास कहीं 50-60 साल का एक्सपीरियंस होता है, इतने सारे बच्चे उसके किंग होते हैं फैमिली के अंदर, तो वो अपनी बच्ची को, क्वीन को मना करती है कि डोंट डू दिस, डोंट डू एनीथिंग, यू आर अ मोनार्क, इट्स नॉट योर जॉब, इट्स द जॉब ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो अगर तुम इंटरवीन करोगी तो दिस विल बी काउंटेड टुवर्ड्स यू डूइंग पॉलिटिक्स। तो वो बेचारी फ्रस्ट्रेट हो जाती है, फ्रस्ट्रेट होकर बोलती है कि व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट मी टू डू, डू नथिंग। तो दादी एक बड़ा अच्छा जुमला बोलती है, और मुझे वो सीन जो है ना, वो सेंटेंस बड़ा अच्छा लगा, कि वो जुमला बैठ गया मेरे दिमाग में। दैट्स व्हाई आई मेंशन दिस, दैट बी वेयर ऑफ द एक्शन बायस। तो दादी उसको आगे से बोलती है कि बेटा, समटाइम्स नॉट डूइंग एनीथिंग इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू, समटाइम्स नॉट टेकिंग एनी एक्शन इज ऑल्सो एन एग्जिस्टिंग कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब अगर आप कुछ नहीं कर रहे ना, आप बोल रहे सही, एक नया इशू आपके सामने आ गया, प्रॉब्लम आ गया, आप एक मशवरा ये भी दे सकते हैं कि भाई डोंट डू एनीथिंग, मेंटेन द करंट कोर्स ऑफ एक्शन। कभी कभार चीज़ें खुद ब खुद भी रिजॉल्व हो जाती हैं, तो दिस इज ऑल्सो अ वन वे टू गो, समटाइम्स अ वाइस वे टू गो। तो प्लीज़, फ्री के मार्क्स पेपर में जब भी सवाल आए, स्टेप नंबर 4 में आप एक आंसर तो बाय डिफॉल्ट ऐड कर सकते हैं। वो बाय डिफॉल्ट आंसर आपके पास क्या होगा कि सर, कंपनी, करंट या मैनेजर, जिसके बारे में भी बात हो रही है सवाल में, करंट कोर्स ऑफ एक्शन को मेंटेन करें। आए जरा इसको रीड करें। लिखा हुआ है, दिस इन्वॉल्व्स कंपाइलिंग अ कंप्लीट सेट ऑफ मेजर प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव्स। जो जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, आप सारे ऑल्टरनेटिव बताएं। मिसाल के तौर पे किसी ने आपसे फेवर मांग लिया, तो आप कंसिडर जो है वो कर सकते हैं कि फेवर दिया जाए, ना दिया जाए। ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। किसी ने उस फेवर के बदले आपको गिफ्ट भी जो है वो ऑफर किया है, तो अब 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, गिफ्ट लें ना लें। अगेन फिर ये कॉम्बिनेशन बनना स्टार्ट हो गई। एंड लाइकली डिसीजन वन कैन मेक इन अ गिवन सिचुएशन। सबसे काम की बात, लाइकली डिसीजन वन कैन मेक इन अ गिवन सिचुएशन। इसका मतलब अगेन, कहानी को, पेपर में सवाल को, ये ओपन एंडेड सवाल है, अच्छे से रीड करें। दीज ऑल्टरनेटिव्स शुड नॉट कंसिडर द नॉर्म्स, वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स आइडेंटिफाई इन स्टेप 3, क्योंकि वो हो चुका हुआ है पहले। इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड दैट इन दीज ऑल्टरनेटिव्स वन मे फील और सी सम फॉर्म ऑफ कॉम्प्रोमाइज। रियल लाइफ वाइट या ब्लैक कलर में नहीं होती कि यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई दिस इज गुड, दिस इज रॉन्ग, दिस इज बैड। रियल लाइफ इज समटाइम्स ग्रे इन कलर। आपको पास कभी कभार कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि चलो यार बहुत बुरे ना हो, तो आपके पास इस तरह की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। डोंट थिंक लाइक अ टीनेज किड इन स्कूल, जो एक आइडियल वर्ल्ड के अंदर बिलीव करता है। बिजनेस केस आपके सामने है और रियल लाइफ आइडियल नहीं होती। कह रहा है, वन मे फील और सी सम फॉर्म ऑफ कॉम्प्रोमाइज और पॉइंट बिटवीन सिंपली डूइंग और नॉट डूइंग समथिंग। नॉट डूइंग समथिंग, समटाइम यू डोंट नीड टू डू समथिंग। याद रखें, हर दफा नया इंटरवेंशन करना जरूरी नहीं होता। बी वेयर ऑफ एक्शन बायस। कभी कभार आप ये मशवरा दे सकते हैं, मेंटेन द करंट कोर्स ऑफ एक्शन। सर, बाकी रिमेनिंग 3 स्टेप्स, आए आगे की तरफ बढ़े मेरे भाई। स्टेप नंबर 5 में हमें बोल रहा है, स्टेप नंबर 5 में भाई, जो ऊपर आपने स्टेप नंबर 4 में किया है ना, उसके अंदर अपनी कंपनी के नॉर्म्स को, प्रिंसिपल्स को और वैल्यूज़ को, जो आपने केस स्टडी में स्टेटमेंट के थ्रू रीड किया था, उनको मैच कर लें अपने पोटेंशियल फैसले के साथ, जो फैसला आप अपने पास जो है वो कर रहे हैं। सर, इसमें कह रहा है, आए जरा इसको रीड करें, क्या बोलता है। कह रहा है, जनाब, द नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज आइडेंटिफाइड इन स्टेप 3 आर ओवरलेड ऑन टू द ऑप्शंस आइडेंटिफाइड इन स्टेप 4. When this is done, it should be possible to see which options accord with the norms and which do not.
आप ये देख लें कि ऊपर जो आपने 4, 3, 2 फैसले अपने पास प्रेजेंट किए हैं, उनमें से कौन कौन सा फैसला ऐसा है स्टेप नंबर 4 में जो स्टेप नंबर 3 में आपके नॉर्म्स के साथ मैच कर रहा है। दैट सी बात है, कभी कभार कोई फैसला ऐसा होगा जो हमारी कंपनी की प्रिंसिपल और वैल्यू को सपोर्ट कर रहा होगा, बट सम टाइम जो उसने ऊपर बात करी थी कि आप कोई कॉम्प्रोमाइजिंग जो है वो डिसीजन अपने पास कर रहे हैं, तो आप उसमें ये मेंशन करेंगे कि यार फला फला फैसला जो मैंने स्टेप 4 में लिखा है ना, इट इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विद द वैल्यूज़, लेकिन बिजनेस का इशू है तो हमें ये फैसला जो है वो करना पड़ सकता है। स्टेप नंबर 6 वेरी इजी, अपने ओन वर्ड्स में जो आपने ऊपर स्टेप 4 में करंट कोर्स ऑफ एक्शन लिखे हैं उसी के कॉन्सिक्वेंसेज आपने डिस्कस करने हैं। अगेन सवाल को ध्यान से रीड कीजिएगा, उसी के अंदर से आंसर बाहर आ जाएगा। सर कह रहा है जनाब द स्टेप इज एन एनालिसिस ऑफ इम्प्लीकेशन, तो अगर ऊपर कुछ लिखा ही नहीं है तो स्टेप नंबर 6 भी मेरे दोस्त आपका गया, थोड़ा ध्यान कर लेना। एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ ईच पॉसिबल ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, implication and consequence should be analyzed in all respects, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। याद रखें आप इनको 2 हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं, एक जिससे हमें फायदा हो रहा हो, एक जिससे हमें नुकसान हो रहा हो, प्लस एक शॉर्ट टर्म इंपैक्ट, लॉन्ग टर्म। कभी कभार ऐसा होता है कुछ फैसले के जवाब में आप ये बोलें कि शॉर्ट टर्म में तो हमें इसका बेनिफिट होगा लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें इसका लॉस हो सकता है, तो प्लीज डू स्टेट दिस इन द क्वेश्चन एंड वाइस वर्सा कि सर शॉर्ट टर्म में तो हम बेनिफिट जो है वो शॉर्ट टर्म में हमें लॉस हो जाएगा बट इन द लॉन्ग रन हमें इसका बेनिफिट होगा। फॉर इंस्टेंस अगर कोई आपको गिफ्ट ऑफर कर रहा है और कोई अनड्यू फेवर मांग रहा है एंड यू आर एन ऑडिटर या आप किसी कंपनी में मैनेजर हैं और आप अपना किया हुआ टास्क पूरा कर रहे हैं लेकिन सामने वाला बोल रहा है मत करो ये काम और बदले में आपको गिफ्ट ऑफर कर रहा है, तो आप अगर गिफ्ट मना कर देंगे तो शॉर्ट टर्म में बंदा बुरा मना जाएगा लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके लिए अच्छा होगा। वाइस वर्सा अगर आप गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेंगे तो शॉर्ट टर्म में तो आपका मामला बच जाएगा, लेकिन सर लॉन्ग टर्म के अंदर आपके लिए मुश्किल ये पेश आ जाएगी कि फिर आपकी जो इंटेग्रिटी है उस पर क्वेश्चन रेज हो जाएगा और सामने वाला आपको एक ख़ास किस्म के लेंस में देखना स्टार्ट कर देगा कि यार ये बंदा ही सही नहीं है। आगे बोल रहा है जनाब दिस स्टेप्स एड्रेसेस द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन प्रेफरेंस of focus on short-term benefits and harms over long run. Again, the purpose of the model is to make the implication of each outcome unambiguous so that the final decision is made in full knowledge. वही बात कर रहा है कि बेसिकली कॉन्सिक्वेंसेज डिस्कस करने का मकसद ये था कि हमें आइडिया हो जाए कि हम क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो फेस कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन, आखिरी में बोल रहा है मेरे भाई, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दूँ, हाँ भाई, आखिरी में बोल रहा है जनाब आफ्टर परफॉर्मिंग द स्टेप्स दैट कवर फैक्ट्स एनालिसिस एंड अवेलेबल ऑप्शन द फाइनल डिसीजन रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। फैसला आपने नहीं करना, आपने सिर्फ ये बोलना है कि ऊपर जो मैंने कहानी सुनाई है ना उसकी बेस पर फैसला करने के लिए डाटा मेरे पास अवेलेबल है। तो ये आपके पास एक छोटा सा मॉडल है 7 स्टेप्स का। 1-2 दफ़ा ये 7 स्टेप अपने पास नोट कर लें, याद रखें जो शुरू के 3 स्टेप्स हैं वो आखिरी के 3 स्टेप्स के साथ मैच कर रहे हैं। बीच में एक स्टेप आपके पास है जिसमें आपने फैसला करना है कि क्या क्या पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन हो सकते हैं। जब भी पेपर में पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में बात करें तो एक्शन बायस का ख्याल रखें। कभी कभार मेंटेनिंग द एग्जिस्टिंग कोर्स ऑफ एक्शन, कुछ ना करना भी एक फैसला हो सकता है। कभी कभार कुछ ना करना सबसे अहम काम होता है। समटाइम्स नॉट डूइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वन कैन डू। तो ये आपके पास है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह इसका एक सवाल सॉल्व करेंगे जिससे आपको इसकी एप्लीकेशन का आइडिया हो जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच।